नमस्कार। आज हम भारतीय कला के इतिहास की एक बहुत ही फैसिनेटिंग कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, मतलब भित्ति चित्र। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। अजंता का नाम तो हम सब जानते हैं ना। हाँ। लगता है जैसे वो भारतीय भित्ति चित्रों का मतलब शिखर है। पर क्या कहानी वहीं खत्म हो गई? उसके बाद क्या हुआ? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, अजंता यकीनन एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। पर उसके बाद भी भारत में दीवारों पर चित्र बनाने की ये कला, ये परंपरा जीवित रही। अच्छा। हाँ, और अलग-अलग इलाकों में नए रंग रूप लेती गई। ये एक लंबी और सच कहूं तो बड़ी दिलचस्प यात्रा है। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय कला पर एक विस्तृत टेक्स्ट का हिस्सा है और ये खास तौर पर अजंता के बाद की इन परंपराओं पर रोशनी डालता है। हाँ। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि इस सामग्री के जरिए ये देखें कि कैसे ये कला खासकर दक्षिण भारत और दूसरे क्षेत्रों में फैली, कैसे अलग-अलग राजवंशों के दौर में इसकी शक्ल बदली और इसके कुछ खास नमूने कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत भी यही कहता है कि अजंता के बाद भी चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि शायद उतने नहीं, कम संख्या में हो। पर एक और मजेदार बात है, सिर्फ दीवारें ही नहीं, उस जमाने में मूर्तियों पर भी आप सोचिए, प्लास्टर चढ़ाकर उन्हें रंगा जाता अरे था। वाह! मतलब रंग और चित्र सिर्फ दीवारों के लिए नहीं, मूर्तियों को भी जीवंत बनाने के लिए हो। हाँ, बिल्कुल। और पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाना और फिर उनमें मूर्तियां और चित्र दोनों साथ साथ बनाना, ये जो सिलसिला अजंता में दिखता है, वो आगे भी चलता रहा। अच्छा। और इसी सिलसिले में एक बहुत जरूरी पड़ाव आता है कर्नाटक में, बदामी। हाँ, बादामी, पश्चिमी चालुक्य राजाओं की राजधानी। तो ये अजंता के बाद की कहानी में कह सकते हैं कि शुरुआती चैप्टर जैसा है। बिल्कुल सही। लगभग 6ठी सदी ईस्वी की बात है ये। चालुक्य राजा थे मंगलेश, उन्होंने यहाँ गुफाएं बनवाने में संरक्षण दिया। शिलालेख मिला है। इससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ चित्रकारी भी हुई थी। और उन चित्रों में क्या खास था? मैंने सुना है अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है शायद। हाँ, दुर्भाग्य से बस सामने के मंडप की छत पर कुछ हिस्से बाकी हैं, लेकिन जो है वो कमाल के हैं। इनमें महल के अंदर के दृश्य बने हैं। महल के दृश्य। हाँ, जैसे एक सीन में राजा कीर्तिवर्मन, जो मंगलेश के बड़े भाई थे, अपनी रानी और दरबारियों के साथ बैठे हैं और नाच देख रहे हैं। कोनों में इंद्र और उनके साथी भी बने हैं। दिलचस्प। और बनाने का तरीका क्या वो अजंता जैसा था या कुछ अलग? काफी हद तक अजंता जैसा ही। इसे कई लोग अजंता परंपरा का ही दक्षिण में विस्तार मानते हैं। रेखाएं बहुत मुलायम है, बहती हुई सी, और कॉम्पोजिशन बहुत संतुलित है। राजा रानी के चेहरे देखकर तो बिल्कुल अजंता की याद आती है। वो बड़ी आधी खुली आंखें, थोड़े उभरे हुए होंठ। वाह। और स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी थी कि चेहरे के उभार और गुलाई का एहसास सिर्फ बाहरी रेखाओं से ही पैदा कर दिया गया है। ये तो कमाल की कुशलता है ना कमाल की बात? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कलाकार कितने माहिर थे। सिर्फ रेखाओं के दम पर चेहरे में वो 3D इफेक्ट ले आना, ये उस दौर की कला की ऊंचाई है। आप समझिए कि दक्षिण भारत में भित्ति चित्रों की कहानी यहाँ से एक तरह से रफ्तार पकड़ती है। तो बादामी के बाद ये कला यात्रा दक्षिण में और आगे बढ़ी होगी। पल्लव, पांडे, चोल, इन बड़े राजवंशों के समय में भी दीवानों पर रंग बिखेरे गए। हाँ, बिल्कुल। और हर दौर ने, हर वंश ने इसमें अपना कुछ न कुछ जोड़ा। आप पल्लवों को ही देख लीजिए, जो 7वीं सदी के आसपास बहुत ताकतवर थे। हाँ। उनके राजा थे महेंद्रवर्मन प्रथम। वो तो कला के इतने बड़े शौकीन थे कि उनकी उपाधियां थीं विचित्र चित्त, मतलब अनोखे विचारों वाला, चित्रकार पुली यानी कलाकारों में बाघ या शेर कह लीजिए, और चैत्यकारी यानी मंदिर बनवाने वाला। ये उपाधियां ही बताती हैं कि कला उनके लिए कितनी अहम रही होगी। उनके समय के चित्र कहाँ मिलते हैं? पनमलई, मंडगपट्टू और कांचीपुरम जैसे मंदिरों में कुछ निशान बाकी हैं। पनमलई में एक देवी का बहुत सुंदर चित्र है। कांचीपुरम के मंदिर में सोमस्कंद के चित्र थे, मतलब शिव, पार्वती और कार्तिकेय, पर अब वो काफी धुंधले पड़ गए हैं। और शैली में क्या बदलाव आया पल्लव काल में? मतलब बादामी से कुछ अलग था? हाँ, थोड़े बदलाव दिखने लगते हैं। चेहरे थोड़े और गोल और बड़े होने लगे थे। रेखाएं अभी भी लयदार थीं, उनमें वो बहाव था, लेकिन सजावट मतलब अलंकरण थोड़ा बढ़ गया था। अच्छा। और शरीर थोड़े लंबे बनाए जाने लगे। हालांकि पुरानी मूर्तिकला का असर अभी भी साफ दिखता था। कह सकते हैं कि शैली थोड़ी और सजी धजी हो रही थी। पल्लवों के बाद फिर पांड्या आए। उनके समय का कोई खास उदाहरण जो मतलब उस दौर की पहचान बन गया हो? बिल्कुल।
सिट्टन वासल की चैन गुफाएं, ये करीब 9वीं सदी की हैं। यहाँ तो छतों पर, बरामदों में, ब्रैकेट पर कमाल की पेंटिंग्स हैं। सिट्टन वासल, हाँ सुना है। खासकर बरामदे के खंभों पर नाचती हुई अप्सराओं के चित्र बहुत मशहूर हैं। अच्छा, सिट्टन वासल, इन चित्रों में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो आकृतियों की जो बाहरी लाइनें हैं वो गहरे सिंदूरी लाल रंग से एकदम दृढ़ता से खींची हुई हैं, और पीछे का बैकग्राउंड हल्का है तो वो उभर कर आती हैं। शरीर पीले रंग के हैं जिनमें हल्की गोलाई, मतलब थोड़ा वॉल्यूम दिखाने की कोशिश है। अंगों का लचीलापन, चेहरे के भाव, नाच की जो लय है, सब कुछ कलाकार की कल्पना और हुनर दिखाता है। और आंखों के बारे में भी कुछ खास बातें शायद स्रोत में जिक्र था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिट्टन वासल में आंखें थोड़ी लंबी बनाई गई हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वो चेहरे से थोड़ी बाहर निकली हुई हैं। अच्छा, बाहर निकली हुई। हाँ, मतलब उभार ज्यादा है। और ये स्टाइल, ये आंखों का ट्रीटमेंट आगे चलकर दक्कन और दक्षिण भारत के कई चित्रों की पहचान बन गया। तो ये नोट करने वाली बात है। यानी सिट्टन वासल सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि आगे की कला के लिए एक तरह से ट्रेंड सेटर भी था। कमाल है। अब आते हैं चोल राजवंश पर। 9वीं से 13वीं सदी तक इनका राज रहा और ये तो दक्षिण भारत में कला और मंदिर निर्माण का जिसे कहते हैं स्वर्ण युग माना जाता है। निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर 11वीं सदी, जब चोल ताकत अपने चरम पर थी। तंजावुर का वो विशाल बृहदीश्वर मंदिर, गंगे कोंडा चोलापुरम, दारासुरम, ये सब उसी दौर की शानदार देन है। और बृहदेश्वर मंदिर के अंदर मिले चित्र, वो तो बहुत ही अहम माने जाते हैं ना। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, सुनने में आया है। हाँ, कहानी तो वाकई किसी खोज जैसी है। ये चित्र मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर जो एक तंग सा गलियारा है ना, उसकी दीवारों पर है। जब इन्हें खोजा गया तो पता चला कि इन पर एक और परत चढ़ी हुई थी। वो बाद के नायक काल की थी, शायद 16वीं सदी की। अरे, मतलब पुराने चित्रों के ऊपर नए चित्र बना दिए गए थे। बिल्कुल। और सोचिए, जब पुरातत्वविदों ने सावधानी से उस ऊपरी परत को हटाया होगा तो नीचे से चोल काल के ये शानदार, अद्भुत चित्र निकले होंगे, जैसे कोई टाइम कैप्सूल खुल गया हो। एक तरह से कला का छुपा हुआ खजाना मिल गया। अविश्वसनीय। क्या दर्शाया गया है इन छिपे हुए खजानों में? भगवान शिव की कई कथाएं हैं। कैलाश पर्वत पर शिव, त्रिपुरासुर का वध करते हुए शिव, जिन्हें त्रिपुरांतक कहते हैं, नटराज के रूप में शिव, बहुत शक्तिशाली चित्रण है। अच्छा। साथ ही मंदिर बनवाने वाले महान राजा राज चोल और उनके गुरु कुरुवर का चित्र भी है। और हाँ, नाचती हुई बहुत सारी सुंदर आकृतियां, देवियां, अप्सराएं, गजब की लय है उनमें। चोल शैली के बारे में स्रोत कहता है कि ये परिपक्व थी, लेकिन साथ ही एक संक्रमण का दौर भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, परिपक्व भी और संक्रमण भी। परिपक्व इसलिए कि इस समय तक रेखाएं बहुत सधी हुई और लयबद्ध हो चुकी थीं। आकृतियों में खास किस्म की कोमलता और ग्रेस है। शरीर थोड़े लंबे और सुडौल बनाए गए हैं। ये सब दिखाता है कि कलाकार अपने हुनर में एकदम माहिर हो चुके थे। चोल कला की अपनी एक पहचान बन चुकी थी। ठीक है, ये तो हुई परिपक्वता की बात। हाँ, लेकिन संक्रमण इसलिए क्योंकि यहीं से धीरे धीरे वो बदलाव भी शुरू हो रहे थे जो आगे विजयनगर शैली में और ज्यादा साफ तौर पर दिखेंगे। जैसे आकृतियों का थोड़ा सपाट होना, प्रोफाइल का इस्तेमाल बढ़ना। तो एक तरह से ये बात की मध्यकालीन शैली की तरफ बढ़ने का शुरुआती दौर भी था। अब कह सकते हैं कि ये शास्त्रीय शैली और मध्यकालीन शैली के बीच का एक पुल जैसा था। समझ गया। एक महत्वपूर्ण मोड़। तो चोलों के बाद 13वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। हम्पी जिसकी राजधानी थी, उन्होंने भी इस कला को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, विजयनगर शासकों ने कला और वास्तुकला दोनों को ही बहुत बढ़ावा दिया। त्रिची के पास एक जगह है तिरुपराकुरम, वहाँ 14वीं सदी के चित्र मिलते हैं जिन्हें शुरुआती विजयनगर शैली का माना जाता है। अच्छा। लेकिन सबसे शानदार, सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण मिलते हैं हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर की छत पर और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में। हम्पी और लेपाक्षी, ये नाम तो बहुत मशहूर है। विजयनगर शैली को हम पहचान कैसे सकते हैं? मतलब क्या खास है उसमें जो उसे बाकियों से अलग करता है? इसकी पहचान काफी अलग और स्पष्ट है। सबसे पहली बात, चेहरे अक्सर प्रोफाइल में, यानी एक तरफ से दिखाए जाते हैं। प्रोफाइल में, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि आंखें बड़ी होती हैं और सीधी सामने देखती हुई बनाई जाती हैं। सोचिए, चेहरा साइड में पर आंखें सामने देख रही हैं।
ये एक बहुत अनोखा कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये तो वाकई अजीब और अनोखा। और कमर पतली होती है, पूरी आकृति और बाकी चीजें काफी हद तक सपाट यानी 2 डायमेंशनल लगती हैं। उनमें गहराई या गोलाई का एहसास कम होता है। ये तो काफी अलग है पहले की शैलियों से। बादामी और छोल में तो गोलाई और मॉडलिंग पर जोर था। बिल्कुल। विजयनगर में ये सपाटपन और प्रोफाइल, चेहरे पर सामने देखती आंखें एक खास पहचान बन जाती हैं। लेपाक्षी के चित्र भी इसी शैली के हैं। हाँ, लेपाक्षी में विजयनगर शैली अपने पूरे निखार पर दिखती है। रेखाएं थोड़ी स्थिर लगती हैं, पर फिर भी उनमें एक तरह का प्रवाह है, एक लय है। और पूरी कहानी को अक्सर चौकोर या आयताकार हिस्सों में बांटकर दिखाया जाता है, जैसे कॉमिक स्ट्रिप होती है ना, कुछ वैसा। अच्छा, पैनल बनाकर। हाँ, ये सपाट दिखने वाली प्रोफाइल शहरों वाली शैली आगे दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय हुई। तो विजयनगर के बाद नायक काल आया, लगभग 17वीं-18वीं सदी में। क्या उनकी पेंटिंग्स विजयनगर जैसी ही थी या कुछ नयापन आया? काफी हद तक ये विजयनगर शैली का ही विस्तार था। आप कह सकते हैं कि ये उसी का अगला चरण था, बस थोड़े बहुत स्थानीय या क्षेत्रीय बदलावों के साथ। थिरुपराकुंड्राम, श्रीरंगम, तिरुवरूर जैसी जगहों पर इनके अच्छे उदाहरण मिलते हैं। बल्कि थिरुपराकुंड्राम में तो विजयनगर 14वीं सदी और नायक 17वीं सदी दोनों दौर के चित्र मिलते हैं, तो आप फर्क साफ देख सकते हैं। अच्छा, ये तो तुलना करने के लिए बढ़िया है। और नायक चित्रों में कहानियां कौन सी होती थी, विषय क्या थे? मुख्य रूप से वही जो लोकप्रिय थे, महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला। तिरुवरूर में मुचुकुंद नाम के एक राजा की कहानी का पूरा पैनल है। चिदम्बरम में शिव और विष्णु जब वो मोहिनी रूप लेते हैं, उनकी कथाएं हैं। चिंगम नाम की जगह पर श्री कृष्ण मंदिर में तो रामायण के 60 पैनल बने हैं। ये नायक कला के आखिरी दौर के माने जाते हैं। 60 पैनल, काफी विस्तृत काम है। शैली में विजयनगर से कुछ फर्क दिखता है, भले ही मामूली हो। जैसे मैंने कहा, काफी समानताएं हैं। आकृतियां ज्यादातर प्रोफाइल में ही हैं। पृष्ठभूमि सपाट है, पुरुषों की कमर पतली है, पर हाँ, पेट विजयनगर चित्रों जितना भारी या आगे निकला हुआ नहीं दिखाया गया है। थोड़ा फर्क है। अच्छा, थोड़ा बदलाव है। हाँ, और कलाकारों ने कहीं कहीं थोड़ी गति या मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है, जैसे तिरुवल्लुवर में नटराज के चित्र में दिखता है। पर मूल ढांचा, वो सपाटपन, वो प्रोफाइल वाला स्टाइल, वो विजयनगर वाला ही है। चलिए, अब इस पूरी यात्रा के कह सकते हैं आखिरी शास्त्रीय पड़ाव पर चलते हैं, केरल। वहां की भित्ति चित्र परंपरा कब और कैसे विकसित हुई? ये भी दक्षिण में ही है, पर क्या ये अलग थी? हाँ, केरल की अपनी एक बहुत ही खास भित्ति चित्र शैली है, जो मुख्य रूप से 16वीं से 18वीं सदी के बीच खूब फली फूली। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि ये सच है कि विजयनगर और नायक शैलियों से कुछ चीजें उन्होंने भी लीं, कुछ प्रभाव दिखता है। क्या अनोखा था केरल की शैली में? क्या खास बात थी? कई बातें थीं। एक तो उन्होंने अपने यहाँ की जो दूसरी लोक कलाएं और परफॉर्मिंग आर्ट्स थीं, जैसे कथकली नृत्य या फिर कलम एजुतु, जो फर्श पर रंगों से देवी देवताओं के बड़े बड़े चित्र बनाने की कला है, उनसे काफी प्रेरणा ली। अच्छा, कथकली और कलम एजुतु से? हाँ, तो उनके चित्रों में आपको वो नाटकीयता, वो वेशभूषा का प्रभाव दिखेगा। रंगों का इस्तेमाल बहुत चटक और चमकदार होता है, एकदम वाइब्रेंट कलर्स। और सबसे खास बात, याद है हमने विजयनगर और नायक शैली में सपाटपन 2D की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। केरल के कलाकारों ने मानव आकृतियों को 3D यानी उभार और गोलाई वाला दिखाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा बदलाव था उस समय के हिसाब से। अरे वाह, 3D इफेक्ट! मतलब विजयनगर की सपाट शैली के बाद ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये चित्र कहाँ मिलते हैं और इनमें क्या दिखाया जाता है? ये ज्यादातर मंदिरों और पुराने मठों की दीवारों पर है। कुछ पुराने महलों में भी मिलते हैं, जैसे कोची का डच महल है या पद्मनाभपुरम महल है, कायमुकुलम का कृष्णपुरम महल है। और विषय भी थोड़े अलग हैं। इनमें हिंदू पौराणिक कथाओं के वो हिस्से ज्यादा हैं जो केरल में ज्यादा लोकप्रिय थे, और अक्सर वहाँ की लोक कथाओं और रामायण महाभारत के जो स्थानीय संस्करण हैं उन पर आधारित है। मतलब स्थानीय रंगत ज्यादा है। बिल्कुल। 60 से ज्यादा ऐसी जगह मिली हैं जहां ये चित्र हैं। पुंडरीकापुरम कृष्ण मंदिर, त्रिप्रायर श्री राम मंदिर, त्रिशूर का वडक्कुनाथन मंदिर। इन जगहों पर केरल की ये अनोखी जीवंत शैली अपने बेहतरीन रूप में देखी जा सकती है। ये जानना भी कितना दिलचस्प है कि ये जो दीवारों पर कहानियां कहने की कला है, ये किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा है।
स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है ना। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो जो शास्त्रीय और मध्यकालीन दौर की भव्य परंपराएं थीं, वो तो शायद उस रूप में अब नहीं रहीं, लेकिन भारत के कई गांवों में घरों की दीवारों पर चित्र बनाने का रिवाज आज भी है। हाँ, मैंने भी देखा है। राजस्थान और गुजरात में पिथौरा पेंटिंग, बिहार की मिथिला पेंटिंग तो खैर बहुत मशहूर है, महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग, ये सब उसी पुरानी चाहत की दीवारों को सजाने की, उन पर कुछ कहने की नई कड़ियां हैं। अक्सर घर की औरतें त्योहारों पर या खास मौक़ों पर अपने घरों को इन चित्रों से सजाती हैं। माध्यम बदल गया, शायद बनाने वाले बदल गए, तरीका बदल गया, लेकिन वो जो दीवारों को कैनवास बनाने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं बनी रही। बिल्कुल। ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के गांवों में भी दीवार पेंटिंग की बहुत सुंदर परंपराएं हैं। ये दिखाता है कि कला सिर्फ महलों और मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी, वो आम लोगों के जीवन का भी एक अहम हिस्सा थी और आज भी है, अलग अलग रूपों में। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि अजंता के बाद भित्ति चित्रकला खत्म नहीं हुई, बल्कि एक लंबी, बहुत विविध यात्रा पर निकल पड़ी। हाँ, चालुक्यों की बहती रेखाओं से शुरू होकर पल्लव, पांड्य, चोल काल में विकसित होती हुई विजयनगर की उस खास प्रोफाइल शैली से गुजरकर नायक काल में थोड़ी बदलकर और फिर केरल में एक बिल्कुल नया, लगभग 3D रूप लेकर ये परंपरा लगातार बदलती रही, सजती संवरती रही। एकदम सही कहा आपने। हमने बादामी की वो तरलता देखी, सिट्टनवासल की थिरकती अप्सराएं और वो अनोखी आंखें देखी, बृहदेश्वर के छिपे हुए चोल खजाने की बात की, विजयनगर की सपाट पर आकर्षक शैली को समझा और आखिर में केरल के जीवंत उभार वाले चित्रों को जाना। हर दौर और हर इलाके ने इस कहानी में अपना एक महत्वपूर्ण पन्ना जोड़ा है। यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जिस पर आगे सोचा जा सकता है, श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक विचार ये हो सकता है कि ये जो हमने शास्त्रीय और मध्यकालीन भित्तिचित्र देखे, बादामी से लेकर केरल तक, क्या इनकी कोई गूंज, कोई रिश्ता आज की लोक कलाओं में सुनाई देता है? जैसे मिथिला, वारली या पिथौरा में। हाँ, आज रूप बिल्कुल अलग है, बनाने वाले अलग हैं, शायद मकसद भी थोड़े अलग हैं, लेकिन क्या दीवारों पर रंग भरने की, उन पर अपनी दुनिया रचने की, अपनी कहानियां कहने की जो वो मूल मानवीय इच्छा है, वो इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ती है? ये निरंतरता और बदलाव का जो रिश्ता है कला में, ये वाकई गौर करने लायक है।